हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो अपन 50 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 50। चलो देखो। हाँ, ये कुछ दे रखा है। ये ओम का मान है 100 ओम, ठीक है ना। और इसका मान भी 100 ओम है, ठीक है। प्रश्न देखो, चित्र में वोल्ट मीटर 2 की रीडिंग देखो। इसमें वोल्ट मीटर एक तो ये रही ना, और वोल्ट मीटर 2 ये रही ना। तो प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न को थोड़ा पढ़ो, ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न। देखो ऐसे बहुत आते प्रश्न आईटीआई में, तो लगभग हर कंपटीशन के एग्जाम में आता ही आता है प्रश्न ऐसा। देखो, तो अब ये पूछ रहा है कि वोल्ट मीटर 2 की रीडिंग क्या होगी। माना कि यह वोल्ट मीटर लगा हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे भी वोल्ट मीटर लग रहा है। वोल्ट मीटर एक ये, और वोल्ट मीटर दूसरा ये रही ना। तो देखो, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं, पता ही है आपको। तो वोल्ट मीटर 2 की रीडिंग पूछ रहा है, जबकि वोल्टेज का मान कितना है 250, मतलब 250 वोल्टेज है। और अब उस स्थिति में वोल्टेज 2 वोल्ट मीटर है, क्या रीडिंग करेगा। सो देखो, याद रखो, श्रेणी क्रम में धारा का मान तो होता है बराबर, लेकिन वोल्टेज का मान डिपेंड करता है प्रतिरोधों पर। अब देखो, प्रतिरोध बिल्कुल दोनों की सेम है, कितने, इसका भी 100 ओम है और इसका भी 100 ओम है। तो डेफिनेटली 250 का आधा आधा हो जाएगा, मतलब 125 वोल्टेज ये शो करेगा और 125 वोल्टेज ये शो करेगा। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई भाई। श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में लग रहे हैं दोनों रेजिस्टेंस, तो श्रेणी क्रम में तो धारा का मान तो बराबर, लेकिन वोल्टेज का मान डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रतिरोधों के अकॉर्डिंग। अब यदि यहाँ रेजिस्टेंस अलग अलग होते तो फिर अलग अलग कैलकुलेशन हो जाती, लेकिन रेजिस्टेंस सी में, मतलब रेजिस्टेंस बराबर हैं, तो रेजिस्टेंस बराबर हैं तो उसी के हिसाब से वोल्टेज कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 100 ओम ये, अब देखो, माना कि इसके हिसाब से ये होता 100 ओम यहाँ प्रतिरोध होता, और 100 ओम इधर प्रतिरोध होता, और 100 का और एक होता है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो उस स्थिति में माना कि 250 वोल्टेज ही होते, ठीक है ना। तो उस स्थिति में 250 में भाग लगता 3 का, मतलब तीनों का प्रतिरोध क्या है, बराबर है। तो वोल्टेज तीनों के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 125 वोल्टेज, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चित्र में गोले 4 की रीडिंग देखो, ये 4 के गोले की रीडिंग, और देखो 100% ये एमीटर होगा। क्यों होगा सर, पता कैसे चला भाई, श्रेणी क्रम में है ये, श्रेणी क्रम में लग रहा है तो 100% एमीटर। देखो आंसर भी एम्पियर्स में आया, ठीक है ना। अब देखो, ये यहाँ से कनेक्ट है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस रेखा को तो हम हटा ही सकते हैं। अब मेन अपन का सर्किट बन गया ये वाला, ठीक है ना, मेन वाला। तो देखो, आपको निकालना क्या है, टोटल करंट निकालनी। देखा जाए तो टोटल करंट ही तो पूछ रहा है, यहाँ से कितनी करंट गई, माना कि आई करंट गई, तो वापस यहाँ पर आई प्राप्त हो रही है, तो ये टोटल करंट ही पूछ रहा है। तो टोटल करंट के लिए अब ये हमारा एक सर्किट बन गया, देखो, जिसका रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस जुड़ रहा है, दूसरा ये रेजिस्टेंस जुड़ रहा है, मतलब 24 का रेजिस्टेंस ये और 8 ओम का रेजिस्टेंस ये है, जिसके समांतर में अपन के यहाँ बैटरी लग रही है 24 वोल्टेज की, ठीक है ना। तो निकाल लेंगे बी बराबर आई आर से, बी बराबर आई आर से। आई का मान ज्ञात करना है, बी अपॉन आर अपन के कैलकुलेट करना है। तो बी का मान तो 24 है ही, अब रेजिस्टेंस का मान निकालो, समांतर है दोनों, तो 1/24 प्लस के 1/8, ठीक है ना। लघुत्तम आ गए 24, 1 8 24, ये हो गए 24/4 आ गए भाई। यदि 24/4 मतलब 6 आ गया, 6 ओम रेजिस्टेंस आ गया। कितना, 6 चौका 24, 6 ओम रेजिस्टेंस आएगा। रेजिस्टेंस का मान रख दो 6 बराबर करो, 6 6 चौका 24, 4 एम्पियर्स। तो 4 एम्पियर्स इज द अपन का करेक्ट आंसर आ जाएगा निकल, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा इतना टफ नहीं था जितना आप इसको समझ रहे हो। कुछ नहीं करना है, इसके श्रेणी क्रम में एमीटर है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, वोल्टेज अपने पास में है ही है, रेजिस्टेंस निकाल के आई बराबर बी अपन आर का भाग दो, तो एम्पियर्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय योग, देखो भैया, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाले धाराओं का योग, सॉरी, जाने वाली धाराओं का योग हमेशा शून्य होता है। पहला नियम तो ये तो किरचॉफ का फर्स्ट नियम, किसके नियम है, पहले थे किरचॉफ के नियम है, और किरचॉफ के 2 नियम थे। तो पहला नियम की डेफिनेशन तो ये है, ठीक है ना।
तो दूसरे की डेफिनेशन ये है। तो ये दोनों है ना किरचॉफ के नियम। किसके नियम भैया जी? किरचॉफ के नियम। तो आंसर अपना बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज को संतुलित की कंडीशन क्या है? पी बटे क्यू और आर बटे एस है क्या कोई सा ऑप्शन? पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो पढ़ रखा है आपने 10वीं में। देखो वही प्रश्न सेम है, तो कुछ नहीं रखना, आपको पी बटे क्यू लिख देना है और आर बटे एस रख देना। अब वैल्यू रख देनी है बस। देखो ये 80 ओम है, ठीक है ना, ये यहाँ पे 40 ओम है और ये यहाँ पे 4 ओम है और ये यहाँ पे एक्स है। एक्स का मान पूछ रहा है तो रख दो वैल्यू, पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस, ठीक है ना। तो ये हो गया 80 बटे 40, ठीक है ना, बराबर 4 बटे एक्स। सिंपल सा है, ठीक है नहीं, सॉरी ये पी बटे क्यू, क्यू बटे एस, तो ये उल्टा हो जाएगा थोड़ा, एक्स बटे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इससे कट जाएगा 2r बटे 1 लगा सकते हैं, एक्स बटे 4, ये वज्रगुना अपन करेंगे तो x बराबर 2 गुना 4 करेंगे तो कितना आ गया 8 हो मिलता है। करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। आपको इसकी संतुलन की अवस्था याद रखनी है केवल, बाकी जो भी अननोन रेजिस्टेंस है उसका मान आ जाएगा। सिंपल सा मेथड है। चलो नेक्स्ट देखो, हाँ अब दे सारे कैपेसिटर से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे, लगभग 10-12 अपन कैपेसिटर से रिगार्डिंग, मतलब तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। श्रेणी क्रम मतलब जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोधों का क्रम है, उसका उल्टा जस्ट कैपेसिटर का क्रम होता है। मतलब जो फॉर्मूला कैपेसिटर में आप श्रेणी वाला करते थे यूज, वो तो करना है समांतर में यूज, और जो समांतर में करते थे वो यूज करना है श्रेणी क्रम में, और सारे प्रश्न इसी से हो जाएंगे। देखो स्टार्ट करते हैं 56 क्वेश्चन। बराबर कैपेसिटर हैं, 4 कैपेसिटर को की कैपेसिटी ज्ञात की जब उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3, ठीक है ना। लेकिन ये कैपेसिटर है तो मैंने बोला था जस्ट इसका रिवर्स करना, मतलब अपन को इसका समांतर वाला फॉर्मूला लगाना, 1/C बराबर 1/C2 प्लस के 1/C3। मान रख दो कितना है 4, 1/4 प्लस के 1/4 प्लस के 1/4, 4 कॉमन आ जाएगा, 1 + 1 प्लस बराबर 3/4। जस्ट इसको रिवर्स करना तो 4/3 और C है तो C आ जाएगा। तो 4/3, ओहो सॉरी कैपेसिटर का मान 4 नहीं 4 कैपेसिटर हैं, सॉरी इज दिस वेरी सॉरी मिस करेज, ठीक है ना। तो 4 कैपेसिटर हैं, 4 नहीं, ये मान 4 नहीं है इनका, चलो कोई बात नहीं, सॉरी। देखो ये 1/C, ये C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, 4 कैपेसिटर है जिनका मान मतलब सबका बराबर, तो C अपन मान लेते हैं, तो C आ जाएगा कॉमन, तो 1 + 1 + 1 प्लस कितना आया 4/C, तो C/4 इज आंसर, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो भैया जी इसका C/4 इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, समांतर क्रम में 4 कैपेसिटी क्या होगी यदि प्रत्येक की कैपेसिटी, देखो समांतर है, जस्ट प्रतिरोध का रिवर्स करना, मतलब सबको जोड़ देना है। कितने 4 हैं, तो C + C + C + C बराबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आंसर खत्म। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला है 18 माइक्रोफेरड है, ठीक है ना, समांतर क्रम में। पहले तो सबको जोड़ दो बस, 18, 16 माइक्रोफेरड, 42 माइक्रोफेरड, 74 माइक्रोफेरड, सबको जोड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 150 माइक्रोफेरड इज द करेक्ट आंसर। समांतर में तो कुछ नहीं करना है, कैपेसिटर को सबको जोड़ दो, समांतर क्रम में सबको जोड़ दो केवल, ठीक है ना। और श्रेणी क्रम में तो आपको थोड़ा कैलकुलेट करने की आवश्यकता होगी। ये तो श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला है, कौन सा ये श्रेणी क्रम वाला, ये श्रेणी क्रम में यूज आपको करना। चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न, हाँ देखो 36 माइक्रोफेरड और 14 माइक्रोफेरड के 2 कैपेसिटर समांतर क्रम में, तो क्या है 36/14 कर लो, 50 माइक्रोफेरड आंसर आ जाएगा, ये इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। समांतर क्रम में तो कुछ नहीं करना, जोड़ना बस आपको। अब देखो 4 माइक्रोफेरड कैपेसिटर 3 कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कुल देखो 4 माइक्रोफेरड कैपेसिटर के
तो 4 माइक्रोफेरेड हैं और 3 कैपेसिटर हैं और श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो 1/c बराबर 1/, इसका मान है 4c, मान है इसका कितना, मान है इसका 4 है, 4 प्लस 1/4 प्लस के 1/4, 3 था, अपन 3 जुड़ रहे हैं तो आ जाएगा 4, ठीक है नहीं। तो 1 + 1 + 1 3/4 आ गया। तो 1/c बराबर 3/4, मान निकालना c का, वजह गुना कर दो या फिर डायरेक्ट रिवर्स, अपन रिवर्स कर देखते हैं। तो c बराबर 4/3 इज द करेक्ट आंसर। भैया जी 4/3 है क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो खत्म हो गया। 61 में देखो 60 माइक्रोफेरेड के 2 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब ये 60 का है, 2 कैपेसिटर है, 1/c बराबर 1/28 प्लस के 1/28, 28 आ जाएगा। तो 1 + के 1, जस्ट इसको रिवर्स, अपन रिवर्स कर दो, 28/2 तो काटेंगे तो 1/40, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, इतना टफ नहीं। नेक्स्ट देखो 16 16 16 32 के 3 से वो श्रेणी क्रम वाला है, 1/16 प्लस के 1/16 प्लस के 1/32 लघुत्तम आ जाएगा 32। तो 16 दूना 32, 2 और 1, 2 और 2 4 5, मतलब 32/5 है क्या कोई माइक्रोफेरेड। ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 2 फेरेड और 3 फेरेड के 2 कंडेंसर श्रेणी में, 2 फेरेड का तीसरा कंडेंसर उनके समांतर में जुड़ता है तो परिणामी। देखो जैसा पूछ रहा है वैसा कर देते, कोई बात नहीं। 2 और 4 श्रेणी के 2 श्रेणी क्रम में, कोई बात नहीं। ये एक सर्किट, एक सॉरी यार कैपेसिटर है यार, एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर, ठीक है ना। ये तो हो गए श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। और 2 फेरेड का तीसरा कंडेंसर उनके समांतर, ये वाला भैया जी समांतर क्रम में जुड़ा हुआ, ये वाला समांतर क्रम में जुड़ा है, ठीक है ना। इसका वैल्यू है 2f, ठीक है ना, और इसका वैल्यू 2f और एक का है 3f। देखो सबसे पहले इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, फिर समांतर क्रम में तो जोड़े देंगे सबको। तो देखो 1/2 प्लस के 1/3, 6 लघुत्तम आया तो 3 प्लस के 2 हो जाएंगे, तो ये हो गया 6/5 आ गया। तो इस वाले का मान तो आ गया 6/5, ठीक है ना। और 2 नीचे हैं तो 6/5 प्लस के 2 और जोड़ दो, लघुत्तम ले लो तो ये आ जाएगा 5। तो 5 6 प्लस के 5 10, ये 16/5 है क्या आंसर, 16/5। तो ये 16/5 अपन करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द आपका आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बी इज द करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट देखो। हाँ ये प्रश्न थोड़ा अजीब सा है और अच्छा है, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं ये प्रश्न। देखो एक पानी से भरी टंकी, एक पानी से भरी बाल्टी, सॉरी ये पानी से भरी बाल्टी है, ठीक है ना। पानी से भरी क्या है, बाल्टी है, पानी से भरी बाल्टी। अब इसमें क्या कर रखा, 2 तार लगा रखे हैं हमने, ये लगा देता, ठीक है ना, मतलब इसमें सप्लाई दे रखी है। अब पूछ रहा है कि जब इस बाल्टी में बुलबुले बनते हैं, बुलबुले बन रहे मानो, ठीक है ना, तो उस स्थिति में कौन सी सप्लाई होगी, एसी होगी, डीसी होगी या फिर दोनों सप्लाई होंगी। देखो ये कुछ नहीं, आपको याद ही रखना, यदि बुलबुले बनते हैं तो वो सप्लाई होगी डीसी। यदि पानी में बुलबुले बनते हैं, मतलब पानी बुलबुलों के हिसाब से उबलता है, तो वो भाई साहब डीसी सप्लाई है। और बिना बुलबुले उबल रहा है तो वो फिर एसी सप्लाई है, ठीक है ना। तो यदि बुलबुले बन रहे हैं तो बी इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है, भैया जी किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होगा जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होंगी। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है मतलब उसकी चालकता ज़्यादा है, और चालकता ज़्यादा है तो मतलब प्रतिरोध कम है। तो कोई ऐसा ऑप्शन होगा, देखो वस्तु को तापमान से कोई मतलब नहीं है, ताप पर निर्भर नहीं करता, उपरोक्त आंसर ये आंसर है करेक्ट आंसर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो उसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और उसकी चालकता बढ़ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक मानक लंबाई की कॉपर तार के आयतन बिना परिवर्तन किए गए उसकी लंबाई खींचकर 3, देखो ये है ना थोड़ा लॉजिकली प्रश्न है। देखो यदि किसी तार को खींच के बढ़ाया जाता है, एक तो तार के ये इसको मतलब काट के प्रतिरोध, इसको काट के यदि लंबाई में चेंज कर रहे हैं तो आप आर बराबर रो एल ए से अपन का काम चला सकते हैं। लेकिन इसको खींचा जा रहा है, ठीक है ना, खींच कर 3 गुना कर देते हैं
तो याद रखना उस स्थिति में इसका प्रतिरोध एक्स स्क्वायर हो जाता है, मतलब एक्स का मान यहाँ पे खींचना होता है, कितना गुना खींच रहे हो उसको, तो इसको भैया 3 गुना खींच रहे हो, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 9 गुना हो जाएगा। 9 गुना आंसर है कि बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना यदि तार को खींचा जाता है तो उस स्थिति में रेजिस्टेंस होता है एक्स गुना, और यदि तार को छोटा या फिर काटा जाता है तो उस स्थिति में केवल एक्स गुना होता है। ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर की तुलना में दुगुना है करंट की। देखो यदि कॉपर का व्यास है, कोई तार है जिसका व्यास हमने दुगुना कर दिया, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल, और एक ही जगह रख देते हैं अपन पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मान अपन ने दुगुना कर दिया, लेकिन दुगुना व्यास का किया है, त्रिज्या का नहीं, तो आर बराबर होती है आर बटे 2, मतलब इसकी जगह हम आर बटे 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 4, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा आर बराबर 4 रोल एल अपॉन आर हो जाएगा। तो ये क्या है 4 यहाँ पे, मतलब 4 गुना हो जाएगा वो, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब यदि किसी तार का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, मतलब उसमें जो करंट की क्षमता है वो 4 गुनी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग हमेशा शून्य होता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। कौन से नियम के अनुसार? किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार आने वाली धारा तथा जाने वाली धाराओं का योग हमेशा शून्य प्राप्त होता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। किसका नियम है भैया जी? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का भी कौन सा नियम है? ये प्रथम नियम है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, हाँ, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है? माना कि रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, और यहाँ अपन 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इनका कुल वोल्टेज ड्रॉप इस कुल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है, या इसका वोल्टेज ड्रॉप प्लस इसका वोल्टेज ड्रॉप हमेशा शून्य होगा। तो ऐसा कोई सेंटेंस है? ऑप्शन नंबर सी देखो, वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग, मतलब इसका गणितीय योग प्लस ईएमएफ, मतलब इस बैटरी का ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होगा। बिल्कुल सही है। और ये किरचॉफ का कौन सा नियम है भैया जी? ये दूसरा नियम है। मतलब इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इसके वोल्टेज के ड्रॉप के बराबर होगा, और इन दोनों का वोल्टेज ड्रॉप हमेशा शून्य के बराबर प्राप्त होता है। अब देखो, करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक। देखो यदि आपको किसी सर्किट में करंट स्थापित करनी है, मतलब करंट उसमें फ्लो करवाना है, तो केवल 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो कोई बैटरी चाहिए जिसको हम वोल्टेज स्रोत कहते हैं, ठीक है ना, कोई बैटरी हो प्लस माइनस वाली, और एक कंडक्टर चाहिए, मतलब चालक तार बोलते हैं, ठीक है ना। 2 चीज़ अपन के लिए काफ़ी हैं। तो ये इसका ऑप्शन मिनिमम पूछ रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है, अधिकतम, ये सारी चीज़ें क्या, ये अलग चीज़ें। प्रोटेक्शन डिवाइस, फ्यूज क्या है? प्रोटेक्शन डिवाइस है। स्विच क्या है? ऑन ऑफ करने वाली डिवाइस है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या है? ये तो अपन के अनुसार करंट लेने के लिए अपन रखते हैं। एमीटर क्या है? करंट को नापता है। चालक, इनसे कोई मतलब ही नहीं है अपन को केवल न्यूनतम रिक्वायरमेंट है कि या तो वोल्टेज स्रोत हो और एक चालक तार हो, बस इससे अपन का काम बन जाएगा, इससे करंट फ्लो अपन करवा सकते हैं। देखो, करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है चमकने से, ये सब गलत हैं, केवल उत्पन्न प्रभावों से। क्योंकि यदि जब करंट प्रभावित होता है किसी परिपथ में, किसी उपकरण में, कहीं पे भी होता है, तो उससे कुछ न कुछ उसके इफेक्ट उत्पन्न होने लग जाते हैं। जैसे हीटर में हुआ है प्रभाव, तो गरम करेगा उसको, बल्ब में लगेगा उसको प्रकाश देगा। तो करंट की उपस्थिति का जो अपन को ज्ञान है, उनके जो उत्पन्न प्रभावों के आधार पर हम करंट का पता लगा सकते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, ये तो आसान है। परमाणु निम्न में तो स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो, प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाह होने के प्रतिकूल एक गुण है, वह निम्न पर निर्भर करता है। तो आर बराबर रो एल अपॉन ए पे, तीनों पर डिपेंड करता है। सामग्री बिल्कुल, अनुपस्थित का क्षेत्र बिल्कुल, लंबाई और तापमान पे भी डिपेंड करता है, याद रखना, ठीक है ना। तो ये इसमें ये सभी आंसर द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। आवेशित परमाणु कहलाता भैया जी आयन कहलाता, और आयन दो होते हैं, एक तो होता धनायन और दूसरा होता भैया जी ऋण आयन। तो आवेशित, यदि कोई आयन आवेशित हो जाता है, उसमें आवेश आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसको हम आयन की संज्ञा देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आज के लास्ट क्वेश्चन है और ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखो पहले इसको देख लेते हैं, ये तो इसका आंसर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। प्रतिरोधों के परम मापन के लिए कौन सी भैया जी व्हीट स्टोन ब्रिज, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हीट स्टोन सेतु ब्रिज का जो उपयोग है वो प्रतिरोधों के परम मापन के लिए किया जाता है। तो 76 में बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको देख लो, इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो पूछ क्या रहा है, एक कोई बल्ब है, कोई उपकरण, कुछ को लैंप है, कुछ भी मान लो, लैंप है माना, ठीक है ना, जिसमें पी का मान दे रखा है 100 वाट का बल्ब है, ठीक है ना, और उसका वोल्टेज है 200 वोल्टेज, ठीक है ना, ठीक है सर। तो पूछ रहा लैंप का प्रतिरोध क्या होगा, आर फाउंड करना है, आर क्या होगा। देखो सबसे पहले अपन के पास पी दे रखा है, पावर दे रखा, तो पहले तो पी का ही अपन फॉर्मूला लिखते हैं, पी बराबर होता है बी गुना आई। अब देखो ऊपर आराम से देखो, अपने पास P है, B है, लेकिन I नहीं है, और मैंने ये पहले ही बता दिया है, ऐसी स्थिति में आपको I को प्रतिस्थापित करना होगा, मतलब I को हटाना होगा कैसे भी, मतलब किसी भी प्रकार से, और I को हटाने के लिए ओम के नियम का प्रयोग करेंगे, ओम के नियम का अपन प्रयोग करेंगे। ओम का नियम है B बराबर I आर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। I को मान निकालना है, I की जगह अपन B बटे आर लिख सकते हैं। अब ये जो I है ना, इसको तो हटा देंगे, इसकी जगह बी अपॉन आर लिख देंगे। चलो सर लिखो P बराबर B की जगह B गुना I की जगह B बटे आर आ जाएगा, B बटे आर निकल के आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, देखो B स्क्वायर बटे आर अपन के पास आ गया। अब B स्क्वायर बटे आर मान है सबका, B का मान कितना है 200 गुना 200 सर, ठीक है, बटे ना ठीक, आर का मान अपन के पास है नहीं, तो आर का मान तो कैलकुलेट करना, ये बराबर हो जाएगा, पी का मान अपने पास में है, ये कितना है 100, ठीक है नहीं, तो आर का मान उधर ये थोड़ा इंटरचेंज हो जाएगा, तो अपन के पास आर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर 200 गुना 200 बटे 100, ठीक है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे, 2 से गुना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 400 ओम इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 400 ओम इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा मुझे। तो देख लो, कुछ नहीं करना, पावर का मान है, आई को विस्थापित कर देना, किससे, ओम के नियम से, ओम के नियम से करेंगे। उसमें रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मान पूछ रहा है, वो रेजिस्टेंस का मान इसको कैलकुलेट करके तो ये 400 ओम आ जाएगा। तो इसी प्रकार किसी भी प्रकार का आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो ठीक है, आज के ये अपन के प्रश्न हुए कंप्लीट। तो आई होप आपको समझ में आए हैं सारे के सारे प्रश्न, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो। थोड़ी सी वीडियो देखने से आपको ज्ञान नहीं बढ़ेगा, एक एक चीज़ को समझो, और वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में कीजिए अपन को। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गुड बाय।